हेलो फ्रेंड्स, आई आशुतोष शुक्ला वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मेसी जोन। तो गाइज हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स के बारे में, जो कि आपके बीफॉर्म फोर्थ सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकेंड का पार्ट है। आज उसी पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है जनरल कंसिडरेशंस। तो अगर आप लोगों ने पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखा है तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक क्या होता है कि यहाँ पे हम कैसे स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। तो स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल में प्रोडक्शन ले जाने के पहले हम किस तरीके से एक इंटरमीडिएट या एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं ताकि हम लार्ज मनी इन्वेस्टमेंट को बचा सके, लार्ज मनी लॉस को बचा सके। हम एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन को। अगर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमारा उसमें सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन में चाहिए, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अगर हमारा सही बन रहा है, देन फिर फर्दर हम उसको ले जाते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन में। इसी को कहा जाता है पायलट प्लांट स्केल अप। स्केल अप का मीन्स क्या है कि स्केल अप यानी स्मॉल स्केल को लार्ज स्केल पे ले जाना। और पायलट प्लांट यहाँ पे हम एक लेआउट तैयार करते हैं, एक डिजाइन तैयार करते हैं कि कैसे हम स्मॉल स्केल प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पे ले जाते हैं। तो अब इसके हम पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स के कुछ जनरल कंसीडरेशंस के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे हमें पायलट प्लांट में किन किन पॉइंट्स पे, किन किन पहलुओं पे ज्यादा ध्यान देना होता है। तो उसका सबसे पहला जो है टॉपिक आपका जनरल कंसीडरेशन में सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन सेकेंड पर्सनल रिक्वायरमेंट। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो पॉइंट डिपार्टमेंट है, ये पायलट प्लांट का बॉस होगा। मीन्स कि ये पायलट प्लांट को बताएगा, वहां पे देगा कि उनको कौन सा काम करना है। देन सेकेंड पर्सनल रिक्वायरमेंट। पर्सनल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि पायलट प्लांट टेक्निक्स में कौन कौन से एम्प्लॉयज, कौन कौन से वर्कर्स इन्वॉल्व होंगे। देन थर्ड स्पेस रिक्वायरमेंट। स्पेस रिक्वायरमेंट में हम ये देखेंगे कि पायलट प्लांट में किस तरीके से कौन कौन से स्पेस की जरूरत होगी। एंड देन रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स में कि जब हम पायलट प्लांट यानी कि पायलट प्लांट में हम ये डिजाइन तैयार करेंगे कि किस तरीके से हम स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, वहां पे रॉ मटेरियल्स कैसी जरूरत होगी। अब हम सबसे पहला शुरू करते हैं रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से। सबसे पहला जो हमारा कंसिडरेशन है वो है रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा दो पार्ट होगा। सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा आपका R&D ग्रुप। R&D ग्रुप का मतलब R&D ग्रुप मीन्स कि रिसर्च ग्रुप एक होगा और एक डेवलपमेंट ग्रुप होगा। रिसर्च ग्रुप क्या होगा कि रिसर्च ग्रुप जिस भी प्रोडक्ट का हमें स्केल अप करना है उससे रिलेटेड रिसर्च तैयार करेगा। कि मीन्स मान लीजिए हमें मेथड्स में कुछ चेंज करना है, इक्विपमेंट्स में भी कुछ चेंज करना है, तो ये सारी चीजें कौन करेगा, कौन से चेंजेस करने हैं, कौन से मेथड अप्लाई होगा और कौन सा इक्विपमेंट्स का यूज होगा, ये हम रिसर्च ग्रुप वाले करेंगे। देन डी ग्रुप यानी जो डेवलपमेंट ग्रुप होगा, वो रिसर्चर के पास से जो डाटा मिलेगा उसका यूज करके वो एक प्रॉपर मॉडल तैयार करेगा, प्रॉपर मॉडल डेवलप करेगा, जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो R&D ग्रुप विथ सेपरेट स्टाफिंग। ये जो R&D ग्रुप होगा ये सेपरेट स्टाफिंग के साथ होगा। सेपरेट स्टाफिंग का मतलब कि रिसर्च ग्रुप का अलग स्टाफ होगा एंड डेवलपमेंट ग्रुप का अलग स्टाफ होगा। इन दोनों के अलग अलग स्टाफ होंगे। ये नहीं होगा कि रिसर्च ग्रुप वाला ही डेवलपमेंट ग्रुप का काम कर रहा है और डेवलपमेंट ग्रुप, दोनों एक नहीं होंगे, दोनों अलग अलग स्टाफ होंगे।
देन जो सेकेंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगा फॉर्मुलेटर। जो फॉर्मुलेटर होगा, फॉर्मुलेटर का मतलब कि हम उसे कह सकते हैं डेवलपर। फॉर्मुलेटर जिसने प्रोडक्ट को डेवलप किया है, जिसने फॉर्मूले को डेवलप किया है, वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। वो इन्वॉल्व होगा कहां पे? फॉर्मुलेटर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा फॉर सपोर्ट के लिए। मीन्स कि जो फॉर्मुलेटर है, फॉर्मुलेटर मीन्स हम ये कह सकते हैं रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो हमारा डेवलपमेंट ग्रुप वाला है, जिसने की प्रोडक्ट को डेवलप किया है, वो प्रोडक्शन यूनिट में इन्वॉल्व हो सकता है प्रोडक्शन यूनिट को सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। और वो अंटिल प्रोडक्शन, जब तक प्रोडक्शन कंप्लीट ना हो जाए तब तक उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, अंटिल प्रोडक्शन। तो हमने देखा पायलट प्लांट स्केल अप के जनरल कंसीडरेशंस में जो सबसे पहला पॉइंट था हमारा रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कि जो पायलट प्लांट में क्या काम होना है, किस चीज का स्केल अप करना है, किसका मॉडल तैयार करना है, ये हमें बताएगा। तो रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो ग्रुप होंगे आपके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप विद सेपरेट स्टाफ। देन सेकंड में जो फॉर्मुलेटर होगा वो प्रोडक्शन यूनिट में इन्वॉल्व हो सकता है फॉर सपोर्ट के लिए, जब तक कि प्रोडक्शन कंप्लीट ना हो जाए। देन सेकंड आते हैं हम पर्सनल रिक्वायरमेंट। पर्सनल रिक्वायरमेंट मतलब कि हमें पायलट प्लांट में किन किन एम्प्लॉइज की जरूरत होगी। सबसे पहला हम मेन देख लेते हैं। जो सबसे पहला एम्प्लॉय होगा वो होगा एक साइंटिस्ट। सबसे पहले पायलट प्लांट में हमें एक साइंटिस्ट की जरूरत होगी। साइंटिस्ट, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? साइंटिस्ट ऐसा होना चाहिए जिसके पास एक्सपीरियंस हो पायलट प्लांट में काम करने का, एक्सपीरियंस विथ पायलट प्लांट, एंड दूसरा एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया में भी काम करने का उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इन दोनों एलिजिबिलिटी के साथ, इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कोई साइंटिस्ट मिलता है तो वो उसको प्रिफर किया जाएगा, वो प्रिफरेबल होगा। यानी जो पहला हमें पर्सनल चाहिए, जो पहला हमें एम्प्लॉय चाहिए, वो एक साइंटिस्ट चाहिए जिसके पास पायलट प्लांट में काम करने का एक्सपीरियंस हो और उसके साथ साथ एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया, यानी कि जहां पे हमने पायलट प्लांट का जो पायलट प्लांट में जो हमने फॉर्मूला तैयार किया है उसका यूज करके हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहां पे भी काम करने का एक्सपीरियंस हो। तो अगर कोई ऐसा साइंटिस्ट होगा, ऐसे साइंटिस्ट की हमें क्यों जरूरत है कि जिसके पास पायलट प्लांट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया दोनों में काम करने का एक्सपीरियंस हो। ऐसे साइंटिस्ट की जरूरत हमें इसलिए है कि अगर कोई ऐसा साइंटिस्ट होगा तो वो फॉर्मुलेटर के इंटेंट को समझेगा, फॉर्मुलेटर के इंटेंट को समझेगा, और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन पर्सनल होंगे, प्रोडक्शन पर्सनल जो होंगे उनके पर्सपेक्टिव को भी ये समझेगा। प्रोडक्शन पर्सनल का मतलब जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जो पर्सनल इन्वॉल्व होंगे ये उनके पर्सपेक्टिव को भी समझेगा। उनके पर्सपेक्टिव का मतलब कि उनकी नीड्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को ये समझेगा, क्योंकि इसके पास एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया में काम करने का एक्सपीरियंस है। और ये फॉर्मुलेटर के इंटेंट को भी समझेगा। फॉर्मुलेटर यानी डेवलपर के इंटेंट को, डेवलपर क्या चाहता है, उसका जो उसने फॉर्मूला बनाया उस फॉर्मूले को देख के या उस फॉर्मूले की हेल्प से ये समझ जाएगा कि हाँ डेवलपर किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना चाहता है, क्योंकि इसने पायलट प्लांट में भी काम करके रखा हुआ है। तो सबसे पहला जो पर्सनल होगा पायलट प्लांट के लिए वो हमारा एक होगा साइंटिस्ट, जिसके पास पायलट प्लांट और एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया दोनों में काम करने का एक्सपीरियंस हो, ताकि वो फॉर्मुलेटर के इंटेंट को समझ सके और प्रोडक्शन में इन्वॉल्व पर्सनल्स के पर्सपेक्टिव को भी समझ सके। देन सेकेंड जो पर्सनल होंगे वो होंगे हमारे इंजीनियरिंग ग्रुप। कुछ पर्सनल होंगे जो इंजीनियरिंग ग्रुप के होंगे।
इंजीनियरिंग ग्रुप के पर्सनल्स की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें पायलट प्लांट में? क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा कि पायलट प्लांट में हम स्मॉल स्केल प्रोडक्शन को लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे ले जाते हैं। यानी हम यहाँ पे अगर स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल पे ले जा रहे हैं तो हमें इक्विपमेंट्स में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, अपरेटस में भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वहां पे हमें इंजीनियरिंग ग्रुप वाले एम्प्लॉइज की जरूरत होगी। तो जो दूसरा पर्सनल होगा, जो दूसरा एम्प्लॉय होगा पायलट प्लांट में, वो होगा इंजीनियरिंग ग्रुप वाला। देन थर्ड जो होगा कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज का, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज। जो थर्ड हमें एम्प्लॉय चाहिए होंगे वो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज के एम्प्लॉइज हमें चाहिए होंगे। तो जो मेन पर्सनल रिक्वायरमेंट होगी पायलट प्लांट में वो होगा सबसे पहला साइंटिस्ट विथ एक्सपीरियंस इन पायलट प्लांट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया, एंड सेकंड इंजीनियरिंग ग्रुप स्टाफ, एंड थर्ड वन इज कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स नॉलेज पर्सनल। तो ये तीन हमें पर्सनल की जरूरत होगी। तो हमने सेकंड कंसीडरेशन भी देख लिया, पर्सनल रिक्वायरमेंट। अब हम चलते हैं थर्ड कंसीडरेशन की ओर, जो कि है स्पेस रिक्वायरमेंट। अब हम देखेंगे कि हमें पायलट प्लांट में किस तरीके का स्पेस चाहिए, स्पेस रिक्वायरमेंट हमारी क्या हो। स्पेस रिक्वायरमेंट हमारी ये चार पार्ट्स में डिवाइड होगी। सबसे पहला होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस। देन सेकेंड होगा हमारा फिजिकल टेस्टिंग एरिया, फिजिकल टेस्टिंग एरिया। एंड थर्ड होगा स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस, एंड फोर्थ स्टोरेज एरिया। पायलट प्लांट में हमें ये चार तरीके के स्पेस की जरूरत होगी। सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस का मतलब कि जहां से ये पायलट प्लांट को गवर्न किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होगा, और साथ ही साथ पायलट प्लांट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी रिगार्डिंग पायलट प्लांट को क्या काम करना है, उसके वर्क के रिगार्डिंग जहां से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा एरिया होगा। और यहाँ पे जो स्पेस होना चाहिए वो प्रॉपर ऑफिस, प्रॉपर ऐसा स्पेस होना चाहिए कि यहाँ पे साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस ये सब प्रॉपरली वर्क कर सके। यानी एक प्रॉपर ऑफिशियल स्पेस होना चाहिए ताकि यहाँ पे ये जो भी पर्सनल इन्वॉल्व होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस में वो प्रॉपरली वर्क कर सके। देन फिजिकल टेस्टिंग एरिया। फिजिकल टेस्टिंग एरिया में हमें एक बेंच टॉप स्पेस प्रोवाइड करना होगा, एक बेंच टॉप स्पेस प्रोवाइड करना होगा ताकि जो रूटीनली यूज्ड इक्विपमेंट्स हैं उनकी टेस्टिंग हो सके। बेंच टॉप स्पेस का मतलब कि जैसे आप लैब में काम करते हैं तो लैब में एक प्लेटफॉर्म होता है, तो वैसे ही एक प्लेटफॉर्म होगा, बट वो प्लेटफॉर्म की हाइट कुछ इतनी होगी कि अगर हम किसी बेंच पे बैठते हैं तो वो हमारे सामने इस तरीके से आए कि उस पे किसी भी इक्विपमेंट्स को हम आसानी से हैंडल कर सके। तो फिजिकल टेस्टिंग एरिया में हमें एक बेंच टॉप स्पेस होना चाहिए ताकि हम जो भी रूटीनली यूज इक्विपमेंट्स हैं उनको सही से हैंडलिंग कर सके। देन आते हैं हम स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस। स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस का मतलब कि जहां पे इक्विपमेंट्स यूज होंगे वहां पे डिस्क्रीट स्पेस होना चाहिए। डिस्क्रीट स्पेस का मतलब कि इतना इक्विपमेंट्स के बीच में इतना स्पेस होना चाहिए कि हम एक इक्विपमेंट को बिना दूसरे इक्विपमेंट को इंटरप्ट किए हुए यूज कर सके। और यहाँ पे एक हम ऐसे इक्विपमेंट, पोर्टेबल इक्विपमेंट का यूज करते हैं। जहां तक पॉसिबल हो हम पोर्टेबल इक्विपमेंट का यूज करते हैं ताकि उनको यूज करने के बाद उनको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सके और हाइजीन कंडीशन भी मेंटेन रख सके। और प्रॉपर एक क्लीनिंग एरिया भी होना चाहिए।
जो हमारा इक्विपमेंट्स हैं इनके क्लीनिंग के लिए भी प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। तो ये मेन हमने 3 स्पेस देख लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव, इंफॉर्मेशन प्रोसेस, फिजिकल टेस्टिंग एरिया कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस कैसा होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोरेज एरिया। ये एक मेन पार्ट है स्पेस का। स्टोरेज एरिया में हम जो स्टोरेज करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे रॉ मटेरियल्स के स्टोरेज के बारे में। रॉ मटेरियल्स हमारे 2 तरीके के होंगे, एक होगा एपीआई और दूसरा होगा एक्सीपिएंट। तो एपीआई और एक्सीपिएंट इन दोनों का अलग अलग स्टोरेज होगा। एपीआई के लिए सेपरेट स्टोरेज एरिया होगा और एक्सीपिएंट के लिए सेपरेट स्टोरेज एरिया। इन दोनों को एक साथ स्टोर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्शन के चांसेस हैं। अगर एपीआई और एक्सीपिएंट्स में कोई इंटरेक्शन हो सकता है तो हो सकता है कि एपीआई की बायोलॉजिकल एक्टिविटी में कोई इफेक्ट पड़े, तो इसलिए इन दोनों को हम सेपरेट एरिया में स्टोर करते हैं। देन सेकेंड हम देखेंगे इन प्रोसेस मटेरियल। इन प्रोसेस मटेरियल हमारा क्या होगा, इन प्रोसेस में हमारे पास एक होगा इन प्रोसेस मटेरियल, इसको हम अलग स्टोर करेंगे, और जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट होगा इसका अलग स्टोरेज होगा। फिनिश प्रोडक्ट का अलग स्टोरेज हो। फिर यहाँ पे दो के अधिक, पहले हम एक स्टोरेज एरिया एपीआई के लिए होना चाहिए, दूसरा एक्सीपिएंट के लिए, फिर थर्ड इन प्रोसेस मटेरियल के लिए होना चाहिए। जो मटेरियल अभी प्रोसेस में है वो कंप्लीट नहीं हुए हैं उनका अलग स्टोरेज होगा, और फिनिश प्रोडक्ट का अलग स्टोरेज होगा। मीन्स की जो अगर हम टेबलेट डोजेस फॉर्म बना रहे हैं और हमारी टेबलेट बन के तैयार हो गई है तो उसका अलग स्टोरेज होगा। नेक्स्ट और एक स्टोरेज होगा पैक्ड प्रोडक्ट का। कोई प्रोडक्ट जो पूरी तरीके से पैक्ड हो चुका है उनका स्टोरेज एरिया अलग होगा। तो स्टोरेज एरिया हमारे ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा, फॉर एपीआई, फॉर एक्सीपिएंट, इन प्रोसेस मटेरियल, फिनिश प्रोडक्ट एंड पैक्ड प्रोडक्ट। इनके लिए अलग अलग स्टोरेज होगा। तो ये हमने इसके थर्ड कंसिडरेशंस को भी देख लिया, स्पेस रिक्वायरमेंट। अब हम आते हैं जो फोर्थ कंसिडरेशन है वो है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल में हम जो एपीआई और एक्सीपिएंट्स लेंगे, एपीआई और जो एक्सीपिएंट्स होंगे इनकी क्वालिटी पूरी तरीके से वैलिडेटेड एंड अप्रूव्ड होनी चाहिए। एपीआई और एक्सीपिएंट्स जो होंगे इनकी हम अप्रूव्ड और वैलिडेटेड क्वालिटी के एपीआई और एक्सीपिएंट का यूज करेंगे। एपीआई जो रॉ मटेरियल है हमारा, ये वैलिडेटेड एंड अप्रूव्ड होने का इसका एक लॉजिक ये भी है कि अगर हमारा क्वालिटी रॉ मटेरियल की हमने वैलिडेट की है और अप्रूव की है, यानी ये वेरीफाइड है, तो हमें ये पता होगा कि किस ग्रेड का रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। हमें उस रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होंगी। तो अगर सारी इंफॉर्मेशन होंगी तो हम अल्टरनेट सप्लायर की भी व्यवस्था कर सकते हैं, अल्टरनेट सप्लायर का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं अगर हमारे पास वैलिडेटेड एंड अप्रूव्ड क्वालिटी का रॉ मटेरियल होगा तब। तो अगर अल्टरनेट सप्लायर की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? अगर हमारे पास किसी रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए सिंगल सप्लायर है, देन उस सप्लायर की मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली का मीन्स कि अगर सिंगल सप्लायर है तो वो अपना मनमाफिक जो भी प्राइस होगा वो लगाएगा, और अगर कहीं उस सप्लायर ने सप्लाई चेन को रोक दिया तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसा ना हो, किसी की मोनोपोली ना होने पाए, किसी सप्लायर की वो अपना मनमाफिक प्राइस ना लगाने पाए, और ना ही हमारा प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो भी हम एक्सिपिएंट जो रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं उनका प्रॉपर वैलिडेशन करते हैं, अप्रूवल रखते हैं, ताकि हम अल्टरनेट सप्लायर की व्यवस्था कर सके, ताकि जो भी हमारा प्रोडक्शन है वो बेहतर ढंग से चलता रहे। तो गाइस हमने ये देख लिया पायलट प्लांट स्केल अप के जनरल कंसीडरेशंस के बारे में। मेन 4 जनरल कंसीडरेशन है आपके, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट एंड रॉ मटेरियल। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, एंड इस टॉपिक से की पीडीएफ नोट्स को आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।